आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है। कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो देखिए, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई थी तब मैंने कहा था वे पदार्थ जिनके जलीय विलेन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षार होते हैं, और क्षार के लिए पीएच पैमाना बताया था कि 7 से अधिक मान होता है, अर्थात पीएच मान जिनका 7 से अधिक होगा वो क्षार होंगे। तो आप देखिए यहां पर 7 से अधिक किसका है? भाई 10 है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं लाल लिटमस को नीला कर रहा है, माने क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यहां पर 10 ऑप्शन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। बात करें अगर प्रश्न नंबर 2 की, तो लिखा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें यह समझना पड़ेगा कि अंडे का जो पिसा हुआ कवच होता है, जो अंडे का बाहरी आवरण है, जो कठोर सा आवरण होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया इन चारों में से किससे कराएं कि CO2 गैस बने? तो आप देखिए KCl में तो H है नहीं, भाई H2O ही बनेगा। यहां से CO2 अगर निकालना है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा चाहिए कि जिससे कि इसका एक O H के साथ जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी में है। ये मैं आपको ट्रिकी थोड़ा सा बता रहा हूं। तो अगर हम HCl के साथ इसकी क्रिया कराएं तो देखिए Ca तो Cl के साथ चला जाएगा और बनाएगा CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, Cl की 1 होती है। और आप देखेंगे ये CO3 उस कंडीशन में CO2 में टूटेगा, क्योंकि HO के साथ H2O बनाएगा, ये बन गया H2, और फिर बचा CO2, तो ये रहा CO2। इसको बैलेंस करना है आपने, तो देखिए यहां पर Cl 2 है तो यहां पर 2 कर लेंगे, क्योंकि 2HO के साथ जाके H2O बना रहे हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया, CO2 बचाइए। तो ये जो CO2 गैस है यही चूने के पानी को दूधिया करती है। तो इसका मतलब जो अंडे का पिसा हुआ कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन चारों में से किससे क्रिया करे कि जो गैस बने वो चूने के पानी को दूधिया कर दे? तो ये हमें पता रहता है कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो CaCO3 से कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब कोई हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन को निकाल ले। तो हम इन चारों में कोई एक ऐसा पदार्थ ढूंढेंगे जिसमें हाइड्रोजन हो, तो वो HCl में है। तो इसका मतलब वो HCl रहा होगा जिसने अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया की होगी, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, H2O बना होगा, कैल्शियम का क्लोराइड बना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 विज्ञान का क्वेश्चन ना होकर मैथ का ही क्वेश्चन है। वो देखते हैं कैसे। NaOH के 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब NaOH के 10 ml है तो HCl के 8 ml को उदासीन कर लेते हैं। यदि NaOH के उसी विलयन में से 20 ml ले ले, माने NaOH की जो मात्रा है, जो आयतन है, वो 20 ml कर दिया जाए, तो इसे उदासीन करने के लिए कितना HCl चाहिए होगा? तो देखिए सिंपल सी बात मैं यहां करके बताता हूं आपको। NaOH के 10 ml को उदासीन करते हैं बराबर 8 ml HCl, ऐसे करके मैं लिखा चुकी करके। इसलिए NaOH के 1 ml को उदासीन करेंगे 8/10 ml HCl, और इसलिए कितने हैं हमारे पास? 20 ml। तो NaOH के 20 ml को उदासीन करेंगे 8/10 गुणा 20, 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16 ml। तो सीधे से आपने ये जमाना है कि चूंकि NaOH के 10 ml को उदासीन करते हैं HCl के 8 ml, तो एक को कितने करेंगे? ये चीज बटे में चली जाएगी, इसलिए 20 ml अगर हो जाए तो 8/10 गुणा 20, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16 ml। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा 16 ml, डी ऑप्शन इसका सही होगा।
तो आपको जो बहुविकल्पीय 3 प्रश्न हैं उन 3 में से जो तीसरा है वो तो मैथ का ही क्वेश्चन समझिए आप। भाई एक क्वांटिटी दे रखी है कि इसके लिए इतने हैं, एक के लिए 8/10 हो गया इसलिए 20 कर दिया, तो 8/10 गुणा 20 हो गया, सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये बताया और पहला वाला समझाया। तो तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। जो आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से फिर से मालूम कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी देखिए एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का मतलब होता है खाने का सही से ना पचना, कब्ज जिसे कह सकते हैं आप। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, हमारे पेट में एसिडिटी बन रही होती है, अर्थात अम्ल की अधिकता हो रही होती है। तो आप कोई ऐसी दवाई देंगे जो अम्ल की अधिकता को कम करके उदासीन बना दे, पेट का जो माध्यम है वो अंदर जो है वो उदासीन हो जाए। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए किसी क्षार की जरूरत पड़ेगी। क्षार माने अम्ल का उल्टा, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, तो उसका उल्टा माने एंटी एसिड आपको देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन है एंटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ समीकरण लिखने वाले क्वेश्चन है, तो उनको करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में भी थे और पहले चैप्टर में हमने 5-6 क्वेश्चन इस प्रकार के किए थे। तो इसमें ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगेगा अब, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे होंगे, मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ आप पर। देखिए लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इन्हें देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिए, आपके सामने आंसर लिखता हूँ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और दानेदार जिंक मींस जिंक धातु है। तो आप देखेंगे Zn सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसका स्वयं स्थान ले लेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रकार है, तो संतुलित भी है। एक जिंक है, SO4 एक है, पूरा SO4 एक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है उधर। तो इस प्रकार से ये संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने लिखा। अगला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, मैग्नीशियम पट्टी मींस मैग्नीशियम की बात हो रही है। तो Mg यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, या कह लें कि MgCl के साथ क्या बनाएगा, MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, वो Cl के नीचे, Cl की एक होती है वो मैग्नीशियम के नीचे, और ये H हाइड्रोजन के रूप में बाहर हो जाएगा। इसको बैलेंस करें तो Cl 2 है और H भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से वही H2SO4 और एल्यूमिनियम का प्रतीक Al। तो आप देखेंगे Al हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, धातु है, क्योंकि धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और देखने में आ रहा है सारी धातुओं की क्रिया अम्लों से ही तो हो रही है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो AlSO4 आप जब लगेगा तो संयोजकता के हिसाब से देखें तो Al की संयोजकता 3 होती है, तो वो SO4 के नीचे 3 आएगा। SO4 की 2 होती है तो Al के नीचे 2 आएगा। तो Al2SO4 का होल ट्राइड, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, और ये हाइड्रोजन बाहर हो गया। इसको अगर आप संतुलित करें तो एल्यूमिनियम 2 है और सल्फेट 3 है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 3s2। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। रेतन मींस चूर्ण को ही कहते हैं, लोहा पिसा हुआ है भारी। तो ये रहा HCl और लोहा हो गया Fe। तो FeCl के साथ क्रिया करेगा तो FeCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन को बाहर करेगा। इसको बैलेंस करें तो ये 3HCl हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे आप तो वो 6 हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसको 6 कर लेंगे। 6Cl है, Fe3 हो रहे हैं तो ये 2 कर दिया, यहाँ पर भी 2Fe कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6HCl प्लस 2Fe 2FeCl3 प्लस 3H2। तो ये संतुलित है, इसको हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। तो ये चारों रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि धातुओं की अभिक्रियाएं अम्लों से हो रही हैं और धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और लवण का निर्माण कर रही हैं। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है और ये फेरिक क्लोराइड है। इस प्रकार से ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखाया, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, परंतु इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो ROH होता है, तो ये है हाइड्रोजन यहाँ पर। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, वैसे मिलाकर लिखें तो C6H12O6 होता है।
लेकिन अगर इसका संरचना सूत्र लिखें तो इस टाइप से होता है CHOH का होल 4 CS2H। तो इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4, ये 5 6 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से इनमें हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये अम्ल नहीं है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो, इसलिए क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज को आप जलीय विलयन में ले लें तब भी ये H आयन नहीं देते, अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं करते, और यदि नहीं करते हैं तो इसलिए अम्ल नहीं है हाइड्रोजन होने के बावजूद। यही मैंने उत्तर में लिखा है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो उपस्थित होता है परंतु इनके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आने वाले 2 क्वेश्चन भी इसी के आधार पर हैं, तो उनको भी हम तैयार करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो आश्रित जल का मतलब है कि जब आपने जल को गर्म किया हुआ है, उसके बाद जो भाप है उसको इकट्ठा किया हुआ है, तो मतलब वो आश्रित जल है। तो उस आश्रित जल में होता क्या है कि H आयन उपस्थित नहीं होते, और अगर हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है तो वो अम्लीयता का व्यवहार नहीं दिखाता, अर्थात उसमें विद्युत आप चालन नहीं कर सकते, तो वो विद्युत का चालक नहीं होता। जबकि वर्षा के जल में H आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालक होता है। तो बहुत आसान सा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम इसी आधार पर उसका आंसर दे रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो देखिए, मैंने अम्ल की परिभाषा में आपको कहा था, अम्ल वो होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं, अर्थात वो जलीय विलयन में ही H आयन त्यागते हैं, और यहाँ पर जल की अनुपस्थिति कर दी है। तो जब जल नहीं होगा तो अम्ल H आयन नहीं त्यागेगा, और अगर H आयन नहीं त्यागेगा तो वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बस यही आंसर देखिए मैंने लिखा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन H+ आयन का त्याग नहीं करते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के जो आंसर हैं वो एक जैसे आधार पर दिए गए हैं, तो इनको आप आसानी से तैयार कर सकते। बात करते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, आपको 5 विलयन दिए हैं ABCDE। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की गई तो इनके पीएच मान क्रम से 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि ये A विलयन वाले का पीएच है, ये B का है, ये C का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा हमें लिखना, D, और ये रहे E विलयन का पीएच। माने 5 विलयन है और उनके पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 है। तब आपको बताना है कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। तो देखिए, पीएच पैमाने से ये कंफर्म था कि जितना 7 से कम मान होता जाएगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितना 7 से ज्यादा होता जाएगा पीएच मान वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। और यदि पीएच मान 7 होगा तो ऐसे विलयन उदासीन होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पीएच अब से उदासीन ही पूछा है पहले कि कौन सा विलयन उदासीन है, तो पीएच मान जिसका 7 है, तो डी विलयन का पीएच मान 7 है, तो इसका उत्तर होगा डी विलयन। तो उदासीन विलयन कौन होगा? जिसका पीएच 7 है, और ऐसा विलयन कौन है? डी विलयन है। फिर अब प्रबल क्षारीय कौन है? तो बात करें प्रबल क्षार की, तो जिसका जितना ज्यादा पीएच मान होगा वो उतना अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पर अधिक पीएच मान 11 तक गया है, और 11 पीएच मान विलयन सी का है, तो इसलिए सी विलयन प्रबल क्षारीय होगा। बात करते हैं प्रबल अम्लीय की, तो मैं अभी कह ही रहा था कि जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा, सबसे कम होगा, 7 में भी सबसे कम होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल है। तो सबसे कम पीएच मान 1 है, जो कि विलयन बी का है, तो इसलिए प्रबल अम्ल अम्लीय विलयन बी विलयन होगा। बात करें दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल जो 7 से कम हो लेकिन अधिक मान हो, 7 से कम लेकिन अधिकतम मान हो। तो आप देखेंगे पहले तो अम्लीय जो है 4 और 1 वाला है, लेकिन 7 से कम हो तो 4, 1 भी है, लेकिन मान ज्यादा हो, 7 से कम लेकिन 7 के नजदीक आसपास, तो 4 है, अर्थात विलयन ए। दुर्बल क्षारीय की बात करें तो 7 से ज्यादा वाले क्षार हैं, लेकिन जितनी ज्यादा मान होगा उतना ज्यादा क्षार है, लेकिन हमें दुर्बल बताना है, तो 7 से अधिक लेकिन कम कम में। तो 9 और 11 वाले थे जो क्षार हैं, तो उनमें 11 तो प्रबल क्षारीय हो गया, लेकिन 9 वाला कैसा होगा? दुर्बल क्षार होगा, तो विलयन ई। तो इस प्रकार से ये आपके यहां तक ई तक आंसर हो गए।
अभी इन्होंने लास्ट में फिर एक लाइन पूछी है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात पीएच के मानों को, पीएच के जो मान आपको दिए हैं इनको आपने हाइड्रोजन आयन के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप समझिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान कम होगा, तो इसका मतलब जिसमें जितना ज्यादा पीएच का मान होगा उसमें हाइड्रोजन आयन उतने ही कम होंगे, क्योंकि पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है। तो पीएच मान अगर अधिक है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतनी ही कम होगी। तो पीएच मान को आपको मतलब पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखना है। तो इसका मतलब हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, जिसका पीएच मान ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन आयन कम है, और हमें लिखना भी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे उसको लिखेंगे, और हाइड्रोजन आयन किसमें कम होंगे, जिसका पीएच ज्यादा होगा। तो पीएच सबसे ज्यादा कौन है, 11। 11 से ज्यादा, 11 से कम पीएच कौन है, 9। तो इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, इसमें सबसे कम होंगे, इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। फिर कौन है, 7 है, फिर कौन है, 4 है, और फिर 1 है। तो ये पीएच का घटता क्रम, लेकिन हाइड्रोजन आयनों का बढ़ता क्रम है। तो हम ये लिख देंगे H+ आयन का आरोही क्रम, या लिख सकते हैं बढ़ता क्रम। अगर विलियन के हिसाब से लिखें तो लिख सकते हैं आप 11 पीएच किसका है, C, 9 पीएच है E, 7 पीएच है D, और 4 पीएच है A, और 1 पीएच है B विलियन का। तो विलियन के हिसाब से लिख दिया आपने H आयनों का बढ़ता क्रम। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप अपनी कॉपी पर नोट करने के बाद बहुत ठीक से इसको रिवाइज कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। परख नली A एवं B समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। माने आपने 2 परख नली लेनी है A और B, उनमें मैग्नीशियम की पट्टी भी बराबर डाल लेनी है। फिर वो कह रहे हैं परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परख नली B में एसिडिक अम्ल CH3COOH डालिए। माने पहली A परख नली में तो आपने लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और परख नली B में लेना है CH3COOH एसिडिक अम्ल को। दोनों अम्लों की मात्रा भी समान लेनी है, सांद्रता भी समान लेनी है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो देखिए इसका आंसर मैग्नीशियम रिवन से तो है नहीं। सीधी सी बात है कि पहली परख नली में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि दूसरी परख नली में एसिडिक अम्ल है, और समान मात्रा के हैं, समान सांद्रता में है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि HCl और CH3COOH माने एसिडिक अम्ल से ये आंसर आएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl वो CH3COOH से प्रबल अम्ल होता है, और प्रबल अम्ल होने का मतलब है कि वो ज्यादा H आयन देगा, शीघ्रता से देगा। माने अधिक मात्रा में जो H आयन होंगे वो HCl में होंगे और शीघ्रता से वो डोनेट करेगा। इस कारण मैग्नीशियम की जो पट्टी है, अर्थात जो मैग्नीशियम धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से शीघ्रता से गिराकर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी, उत्पन्न करेगी, जिसके कारण बुदबुदाहट बहुत तेजी से होने लगेगी। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा परख नली A में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो कि अधिक मात्रा में H आयन शीघ्रता से देगा। इस वजह से हाइड्रोजन आसानी से और ज्यादा मात्रा में मुक्त होगी, इसलिए बुदबुदाहट होगी। इसी को मैंने आंसर में लिखा, देखिए परख नली A में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि HCl अम्ल CH3COOH अम्ल से अधिक प्रबल है। इस कारण HCl अधिक मात्रा में वह शीघ्रता से H आयन देगा, इसलिए मैग्नीशियम पट्टी HCl से शीघ्रता से गिराकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और बुदबुदाहट होने लगेगी। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। तो देखिए जब ताजा दूध दही बनेगा तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने की वजह से चूंकि वो अम्ल है तो पीएच के मान को 6 से कम कर देगा। तो इसका आंसर है ताजे दूध से दही बनने पर उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, यह लैक्टिक अम्ल पीएच मान को 6 से कम कर देता है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तब आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है। ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? भाई बेकिंग सोडा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। भले ही दुर्बल क्षार है लेकिन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो वो क्या करेगा, ताजे दूध का जो पीएच मान है 6 है, तो उसे बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बनाया जाता है बेकिंग सोडा डालकर, क्योंकि दूध में
जो उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ना, वो दूध को अम्लीय रखता है। तो उसकी अम्लीयता ना बनी रहे, क्योंकि दूध बहुत जल्दी खट्टा हो जाएगा, दही बनने के चांस रहेंगे, इसलिए उसमें थोड़ा सा दुर्बल क्षार मिलाते हैं, जो कि दुर्बल क्षार कौन है? बेकिंग सोडा। तो उससे क्या है कि वो दूध उदासीन बना रहता है। तो इसलिए लिखा है ताजे दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाते हैं ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, माने उदासीन बना रहे। वो क्षार मिलाने से उदासीन बना रहे, लंबे समय तक उदासीन बना रहे, क्योंकि हमने उस लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध में जो अम्लीयता उत्पन्न हो गई है या अम्लीयता आएगी, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाने से, चूंकि बेकिंग सोडा दुर्बल क्षार है, तो वो दुर्बल क्षार और इस अम्ल की क्रिया के बाद वो दूध कैसा रहेगा? उदासीन बना रहेगा, अर्थात दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसमें वो थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसका बी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि देखिए उसमें आपने बेकिंग सोडा मिला दिया है, तो बेकिंग सोडा मिलाने से क्या है? पीएच मान 7 हो रहा है, जबकि आपको दही बनाना है तो दही के लिए आपको पीएच का मान कम करना होगा। तो कम करने के लिए आपको उसमें पीएच का मान कम करने में पुनः अधिक समय लगेगा, जिस वजह से दही बनने में अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और रिवाइज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की, जो कि मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं। तो पहले बात क्वेश्चन नंबर 13 की, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए? आर्द्र रोधी का मतलब है कि नमी का रोधी, माने जहां पर नमी ना पहुंच पाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम नमी से इसलिए बचाते हैं क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी माने जल से क्रिया कर जिप्सम बना लेगा। फिर से देखिए, जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा, अर्थात जल के संपर्क में आएगा, तो फिर से जिप्सम बना लेगा, और जिप्सम एक कठोर पदार्थ है, फिर आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तनों में रखते हैं। तो लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी अर्थात जल के संपर्क में आकर पुनः जिप्सम का निर्माण कर देता है, जो कि एक ठोस पदार्थ है तथा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तनों में रखते हैं। देखा भी होगा आपने, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है घरों की छतों पर डिजाइन बनाने में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही पानी में घोलते हैं तो उसे बहुत जल्दी जल्दी उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। इसलिए उसको नमी से दूर रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये शायद मैंने आपको देखिए पहले भी बताया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल क्षार को, क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और उदासीन हो जाते हैं। ये हम उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। तो लिखा वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक क्रिया कर लवण में जल का निर्माण करते हैं, अर्थात अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर उदासीन हो जाते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसके 2 एग्जांपल देखिए मैंने लिखे हैं। NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HOH H2O बनेगा। NaCl लवण का निर्माण हुआ, जिसे आप साधारण नमक भी कह रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था साधारण नमक बनाने की विधि है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 उदाहरण लिखने थे तो फिर से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, लेकिन इस बार अम्ल सल्फ्यूरिक लिया। तो Na2SO4 बनेगा, ये 2OH है तो 2H के साथ 2H2O बनाएंगे, अर्थात लवण और जल बना है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। तो इस प्रकार से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए, इसको मैंने आपको पहले से ही, इससे पिछले लेक्चर में जब महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ाए हैं तो वहां पर उनके उपयोग लिखा दिए गए हैं। तो इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन थे, तो 15वां क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, वो आप पिछले लेक्चर से देख सकते हैं। तो मैंने वहां पर बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर ही नहीं, साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको बनाने की विधि और उपयोग बताए हैं, तो वहां से आप तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की है, 15 क्वेश्चन बहुत विधिवत तरीके से मैंने आपको लिखाकर समझाते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर, जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं, उनको बहुत ठीक सुंदर राइटिंग में नोट कर लें, रिवाइज करते रहें। जब हम अगले लेक्चर इस चैप्टर का आएगा तो उस लेक्चर में हम जो हमारे पाठ के अंदर प्रश्न है, पाठ्यनिहित प्रश्न है, और उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, इस चैप्टर से लाइन टू लाइन रीड करिए। मैंने भी इसको लाइन टू लाइन रीड करके आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इस चैनल की
प्लेलिस्ट जो 10th की है उस पर जितने वीडियो अपलोड हुए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, लगातार आप चैनल पर बने रहिए।